हे गाइस, दिस इज वीर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक बाउंस होने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए। आज के डेट में ऑनलाइन पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि NEFT, RTGS, UPI वगैरह, जिसे लोग आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। पर बड़ा अमाउंट के लिए आज भी इंडिया में चेक का ही यूज किया जाता है। लेकिन कई बार होता यह है कि सामने वाला आपसे फ्रॉड करने के नियत से या फिर पेमेंट लेट करने के नियत से चेक देते हैं, जिसे आप बैंक में लगाते हैं और वह चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस हो जाने के बाद लोगों को यह समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। तो मैं वो कुछ लीगली स्टेप्स बताऊंगा जिसे आपको फॉलो करने होते हैं और जिससे आप अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। जैसे ही आपको मिला हुआ चेक बाउंस होता है तो आपको पूरे 1 महीने का टाइम मिलता है चेक ऑनर को नोटिस भेजने के लिए। ये नोटिस आप खुद भी लिख सकते हैं या फिर एडवोकेट से भी लिखवा सकते हैं, पर एडवोकेट इसे लिखने के लिए कुछ अमाउंट आपसे चार्ज करेगा, इसलिए आप खुद भी इसे लिख सकते हैं। तो उस नोटिस में लिखना ये होता है कि आपने जो चेक हमें दिया था वो बाउंस हो चुका है और 15 दिन के अंदर अंदर आप पूरे अमाउंट का हमें पेमेंट कर दीजिए। और साथ ही साथ नोटिस में उस अमाउंट का भी आपको डिमांड करने चाहिए जो चेक लगाते टाइम आपसे अकाउंट से कट गया हो, जैसे कि 200, 300 या 500 रुपए कट जाते हैं। नोटिस लिख लेने के बाद बाय रजिस्ट्री पोस्ट उस ऑनर को भेजना होता है जिसका वो चेक होता है। जैसे ही वो नोटिस चेक बाउंस ऑनर के पास पहुंचता है तो उसके पास 15 दिनों का टाइम होता है आपको रिप्लाई करने के लिए, और उन 15 दिनों में वो चाहे तो दूसरा चेक दे सकता है या फिर उस अमाउंट को वो कैश में भी पेमेंट कर सकता है, या फिर उस 15 दिनों के अंदर कोई दूसरा सेटलमेंट उन्हें करना होगा। लेकिन अगर 15 दिनों के अंदर अंदर वो पेमेंट नहीं करता तो आपको एक अथॉरिटी मिल जाता है। आप उसके अगेंस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर सेक्शन 138 के तहत आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। कई बार होता यह है कि चेक बाउंस हो जाने के बाद आपको 1 महीने तक क्या करूं ये चीज समझ में नहीं आता, या फिर कुछ दूसरा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं जिसके कारण आप उन्हें नोटिस नहीं भेज पाते। इस कंडीशन में उस चेक ऑनर को आप नोटिस नहीं भेज सकते, इसलिए आपको ये करने चाहिए, जैसे कि आप उस चेक को फिर से दोबारा बैंक में विड्रॉ के लिए लगाना चाहिए, और फिर उस चेक को लगा लेने के बाद वो चेक अगर फिर से बाउंस हो जाता है तो फिर उसे आप नोटिस भेज सकते हैं। मतलब ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको उनको नोटिस भेजना होता है। उसके बाद फिर से उस चेक ऑनर को 15 दिनों का टाइम मिल जाता है आपको जवाब देने के लिए, और किसी भी तरह से वो 15 दिनों में जवाब नहीं देते तो आपको कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए अंडर सेक्शन 138 के तहत। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि अगर कोर्ट में चेक बाउंस का केस फाइल करते हैं तो उसमें कितना खर्च आ जाता है। चेक बाउंस हो जाने के बाद कोर्ट में केस फाइल करने के बाद कितना खर्च आएगा ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला ये कि आपका चेक का अमाउंट कितने का था। अगर चेक का अमाउंट अगर ज्यादा होता है तो आपको उस हिसाब से खर्च भी ज्यादा आएगा, और सेकेंड ये कि आप कौन सा एडवोकेट को हायर करते हैं। मतलब ये कि जितना अच्छा आप एडवोकेट हायर करेंगे उतना उनकी फीस भी ज्यादा रहेगी। और कई लोगों की ये भी डाउट्स होते हैं कि चेक बाउंस के केस में कितने दिनों का टाइम लग जाता है कोर्ट में। तो ये चीज भी 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला ये कि एविडेंस कितना स्ट्रांग है उसके अगेंस्ट आपके पास, और दूसरा एडवोकेट कैसा है। मतलब ये कि जितना अच्छा एडवोकेट होगा उतना ही जल्दी वो केस को सॉल्व करेंगे। वैसे तो चेक बाउंस का कुछ केसेस 3 महीने में ही खत्म हो जाता है और कुछ केसेस सालों तक भी चलता रहता है। अब आपको चेक बाउंस के केस करने में क्या बेनिफिट्स है वो भी बता देता हूं। तो चेक बाउंस का भी केस करने पर बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपका अमाउंट तो रिकवर होता ही है, साथ ही साथ उस केस के दौरान कोर्ट में लगे पैसे और बैंक का कटा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाता है। सो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट जो कि आपको चेक बाउंस होने के बाद ध्यान में रखना चाहिए या इस स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें।